छत्तीसगढ़ से 5 बड़ी खबरों में आज सबसे पहली खबर यही है कि पौने 2 साल के इंतजार के बाद अब जाकर भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल का डेकोरम पूरा किया है। विष्णुदेव साय के कैबिनेट मंत्री तमाम, इससे पहले 11 मंत्रियों का कैबिनेट था और अब जाकर 14 मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का डेकोरम कैबिनेट का पूरा हो चुका है। और वहीं 3 आज जो नए मंत्री ने शपथ ली है उनमें तीनों नए चेहरे हैं, पहली बार के विधायक हैं। तीनों की खासियत ये है कि युवा चेहरे हैं और तीनों की खासियत ये है कि बड़े मार्जिन में बड़े नेताओं को हराकर ये तीनों ही नेता जो थे वो विधायक बने थे और उसके बाद अब मंत्री ये बन चुके हैं। विभागों का बंटवारा भी यहाँ पर हो चुका है। लेकिन मंत्री बनाए जाने के पीछे की रणनीति क्या थी? बिहार चुनाव से इसका संबंध सीधे तौर पर माना जा रहा है। खास तौर पर जो गजेंद्र यादव है, जब उनको भाजपा ने कहा कि ये मंत्री बनाए जा रहे हैं, ये मंत्री की शपथ लेंगे, तो सीधा इसका जो निशाना था वो, क्योंकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी देखा गया कि यादव समाज को लेकर बेहतर विकल्प के तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को वहाँ पर चुना गया था और इसी का ही जो असर था वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। और इससे सीधे एक मैसेज देने की देश भर में कोशिश की है कि बिहार चुनाव और ख़ास तौर पर यादव समाज के लोगों को कि वो बेहतर तरीके से बीजेपी उनको मौका दे रही है। वैसे ही कमोवेश परिस्थितियाँ गुरु खुशवंत साहब के साथ में थी, एससी वोटर को साधने की कोशिश यहाँ पर हुई है। और वैसा ही समीकरण जो था वो राजेश अग्रवाल के साथ में था, क्योंकि अग्रवाल समाज को साधने की कोशिश छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भाजपा करती हुई नजर आ रही थी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ में ही बिना देरी किए विष्णुदेव साय ने सभी जो नए मंत्री 3 बनाए गए हैं उनको विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। लगातार ये भी बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास में कई ऐसे विभाग हैं जिनका भार मुख्यमंत्री अकेले संभालते हुए नजर आते हैं और इसीलिए कहा जाता था कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द मंत्रियों का जो विस्तार है वो कर देना चाहिए। और आज जब 3 मंत्रियों को बनाया गया तो सबसे पहले उन 3 मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य की जिम्मेदारी, विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खुशवंत साहब को जो जिम्मेदारी मिली है उसमें कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ में अनुसूचित जाति विकास की विभाग की जो जिम्मेदारी है वो मिली है। वहीं राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व की जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। अगर सभी की बात यहाँ पर करें तो अरुण साव को लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी है। विजय शर्मा को गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी है। रामविचार नेताम को आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैविक प्रौद्योगिकी, मछली पालन और पशु विकास की जिम्मेदारी है। दयालदास बघेल को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की जिम्मेदारी है। केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य की जिम्मेदारी में है। लखनलाल देवांगन को वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्य कर और श्रम की जिम्मेदारियां उनको मिली है। इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ में 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई है। ओपी चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, आबकारी को छोड़कर वहीं आवास एवं पर्यावरण योजना और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लक्ष्मी रजवाड़े महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, टंगराम वर्मा को राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के साथ में उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है। तो ये साफ जाहिर था कि इनको जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण मिलने वाली है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी उसमें देखा गया कि जिन जिम्मेदारियों को मुख्यमंत्री के ऊपर अतिरिक्त भार माना जा रहा था उन जिम्मेदारियों को इन 3 मंत्रियों के विभागों के तौर पर बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री बनाए गए, लेकिन इसके पीछे का समीकरण आप शायद नहीं जानते होंगे। इसके पीछे के समीकरण की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि सबसे पहले अगर हम बात कर ले गजेंद्र यादव की, तो यादव समाज को लेकर बिहार में उपचुनाव होने हैं और बिहार चुनाव को लेकर ही जो यादव समाज की प्रतिनिधित्व के मामले को लेकर यहाँ पर मंत्री गजेंद्र यादव को बनाया गया है। बताया ये जा रहा है कि 2023 की जातिगत जनगणना में यादवों की जो आबादी थी वो 14.26% दर्ज की गई थी और इसीलिए जो भाजपा चाहती थी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो संदेश है वो पार्टी का यादव समाज के लिए भागीदारी के लिए जाता हुआ नजर आए और यही वजह थी कि गजेंद्र साव को एक बड़ी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में देखने को मिली। वहीं अगर खुशवंत साहब की बात कर ले तो खुशवंत साहब एससी वोट बैंक के लिए सबसे बड़े उनके धर्मगुरु भी हैं सतनामी समाज के और ख़ास तौर पर जो बालदास है उनके उत्तराधिकारी भी हैं।
2003 में बालदास का समर्थन भाजपा को था, इसलिए बीजेपी को जो फायदा हुआ था उसमें बड़ी सफलता जो एससी वोटर्स की थी वो देखने को मिली थी। उसके बाद जो 2018 का चुनाव हुआ उसमें जब कांग्रेस को जीत मिली तो इसका भी सबसे बड़ा जो कारण था भाजपा के हारने का वो यही था कि उनको एससी वोटर्स का उतना समर्थन नहीं मिल पाया। बालदास उस दौरान में कांग्रेस को उनका समर्थन देते हुए नजर आए, इसलिए ये तीसरी जब बारी थी तो बीजेपी फिर से चुनाव में उतरती है और यहाँ पर फिर से एससी वोटर्स और बालदास जो उनके बेटे हैं गुरु खुशवंत वो यहाँ पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आते हैं और उनको एससी समाज का पूरा समर्थन भाजपा की तरफ रुझान में देखने को मिलता है। ये एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर गुरु खुशवंत को मंत्री बनाए जाने का बताया जा रहा है। अब समझ लीजिए कि राजेश अग्रवाल क्यों मंत्री बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, पहली बार विधानसभा का टिकट उनको दिया गया, जीत कराया और जीते भी किससे? पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से। जीते भी कौन से क्षेत्र से? सरगुजा से। सरगुजा सबसे बड़ा परिवर्तन का क्षेत्र माना जाता है। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस या बीजेपी की जीत दर्ज होती है तो वहां पर सरगुजा ही ऐसा क्षेत्र है, संभाग है जहां पर से परिस्थितियां बदल सकती है और वहां से जीतकर राजेश अग्रवाल आते हैं, इसलिए राजेश अग्रवाल को भी यहां पर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। तो कुल मिलाकर जातिगत सामाजिक ताने बाने के साथ में थोड़ा सा क्षेत्रीय समीकरण को भी संतुलन करने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जो अब भी बहुत ज़्यादा छूट चुके हैं। भाजपा के पूर्व मंत्रियों का अब क्या होगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और इस बीच पूर्व मंत्रियों के नंबर लगने की कयास जो थे वो लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक एड़ी चोटी का जोर लगा चुके पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कई बार कोशिशें की, लेकिन भाजपा ने यह मैसेज क्लियर कर दिया कि नए चेहरों के साथ में नई भाजपा को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में जो पुराने दिग्गज चेहरे थे उनको पूरी तरीके से साइडलाइन यहाँ पर कर दिया गया है। विधायक जरूर बने हुए हैं, सरकार में वो जरूर है, हम भूमिकाओं पर जरूर है, लेकिन सीधे तौर पर चेहरा जो है वो छत्तीसगढ़ का युवा और नया चेहरा बीजेपी का छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अब सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि क्या वाकई में अब इनके चुनावी अस्तित्व को लेकर भी खतरा मंडराने लगा है। भविष्य में इनको टिकट मिलने को लेकर भी चर्चा यहाँ पर होने लगी है कि क्या वाकई में भाजपा नए लोगों पर ही सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हुए नए लोगों को ही आगे बढ़ाने के लिए क्या फिर से दांव खेलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर मंत्रिमंडल के साथ में छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, हर तरफ एक तरफ बधाई का सिलसिला है, दूसरी तरफ कांग्रेस निशाना साध रही है कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था, केंद्र ने कभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये आरोप लगाया है आज भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि उन दिग्गज नेताओं का क्या होगा जो इससे पहले भाजपा की बागडोर संभालते थे, उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी एक वायरल कांग्रेस सोशल मीडिया ने पोस्ट किया था कांग्रेस ने, जिसको लेकर भी चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। लेकिन भूपेश बघेल का तंज यही था कि संविधान को यहाँ पर पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। आखिरकार इससे पहले तक 13 मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्रियों का जो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल होता था, आखिर वो 14 मंत्रिमंडल के साथ विस्तार किस तरीके से किया गया। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहुत दिन से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और जो चर्चाएं पिछले 6 महीने से हो रही थी, एक दुर्ग से बनेगा, एक सरगुजा से बनेगा, एक रायपुर से बनेगा, वो सही साबित हुई और इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ और सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खारिज कर दिए गए, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अनुभवी, चाहे आप बस्तर में देखेंगे लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, अब इधर आ जाएं तो अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, रेणुका सिंह, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिसको एक लाइन से खारिज कर दिया गया।